पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सबसे नजदीक रहे लोकेश शर्मा, ओएसडी विशेष अधिकारी, और जो संघर्ष में सियासत में लगातार साथ देते रहे, लेकिन जब वक्त आया तो उनको कहीं ना कहीं अलग थलग रखा गया। लेकिन रिपब्लिक के साथ में लोकेश जी आप साथ में हैं, आपने एक अच्छी सी शायरी करके सनसनी मचा दी थी। शायरी नहीं, वो सत्यता थी, क्योंकि हर कोई इस बात को जानता है। प्रकृति का भी ये नियम है कि अगर पुराने पत्ते नहीं झड़ते तो वसंत नहीं आता है। जब भी नया कुछ होना होता है उससे पहले पुरानों को जगह छोड़नी होती है, छोड़नी चाहिए भी। पर मुझे लगता है कि राजस्थान की राजनीति में जिस तरह से उथल-पुथल हुई, जो परिणाम आए, मैं उन परिणामों से अचंभित नहीं हूँ। क्योंकि उन परिणामों की परिकल्पना मैंने काफ़ी पहले कर ली थी और उनसे अवगत करा दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी को कि ये स्थितियाँ हैं। क्योंकि जब मैं ग्राउंड पे गया, मैंने पूरे प्रदेश भर में हर जिले में घूम-घूम कर एक कार्यक्रम आयोजित किया, युवा संवाद। हजारों युवाओं के साथ मैंने संपर्क किया, संवाद किया। लगभग 127 से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्रों में मैं पहुंचा, उनको कवर किया। तो वहाँ की जो भावनाएं थी, ग्राउंड की जो रियलिटीज़ थी, ग्राउंड के लोग क्या चाहते थे, उनसे मैंने आके मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया कि जो स्थानीय विधायक हैं, उनके प्रति जनता में आक्रोश है, एंटी इनकम्बेंसी है, जिसे लास्ट तक ये कहा गया कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। तो वो चीज़ें मैंने काफ़ी पहले बता दी थी। अशोक गहलोत इन चीजों पर कदम क्यों नहीं उठा पाए जब आपने सियासी नब्ज एक साल डेढ़ साल पहले टटोल ली थी, बता दिया था कि आपके मंत्री और विधायक जो हैं हार रहे हैं, चेहरे बदलने पड़ेंगे, नए युवाओं को मौका देना पड़ेगा। अशोक गहलोत कदम क्यों नहीं उठा पाए? ये सिर्फ मेरी ही रिपोर्ट नहीं थी, मुझे लगता है जितने भी सर्वेज यहाँ हुए राजस्थान में, चाहे वो एआईसीसी के माध्यम से हों या पार्टी ने इंटरनल जो सर्वेज कराए हों, मुझे लगता है सबकी रिपोर्ट कमोबेश यही थी कि जो पुराने चेहरे हैं वो बदलने चाहिए, टिकट्स कटने चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी की हठधर्मिता रही कि उन्होंने उन चेहरों के लिए वापस जिद की और उन सभी को टिकट दिलवाने के लिए वो कामयाब हुए। तो जो परिणाम आना था वो तो जनता ने वही दिया जो पहले से अपेक्षित था। इसीलिए मैंने कहा कि मैं अचंभित नहीं हुआ। पर मुझे लगता है कि राजस्थान एकमात्र ऐसा प्रदेश था जहां हम सरकार वापसी करवा सकते थे, हमारी सरकार की वापसी हो सकती थी। क्योंकि यहाँ जो परसेप्शन बना था, देखिए मैं ये मानता हूँ कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के कामों में, योजनाओं में कोई कमी नहीं रही। जनहित की ऐसी योजनाएं देश भर के किसी राज्य में नहीं है। लेकिन सिर्फ योजनाओं पे काम करने से सरकार की वापसी नहीं हो सकती। चारों तरफ और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कार्यकर्ता को कनेक्ट करना, नए चेहरों को लाना, नए लोगों को लाना, वो काफ़ी ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से कि आगे आने वाले समय में सुधारात्मक कदम उठा के हम इस हार से बच सकते थे। अशोक गहलोत ने ये कदम क्यों नहीं उठाया? वो क्यों नहीं उठाना चाहते थे इस कदम को? क्या उनको ये चीज समझ में नहीं आ रही थी कि राजस्थान वो हार रहे हैं? देखिए, ये तो उनकी स्वयं की सोच है, या वो क्या सोच रहे थे, क्या उस वक्त उनको लग रहा था कि मेरी बातों में कितनी सच्चाई है या बाकी की जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं उसमें कितनी सच्चाई है, ये तो उन्हें तय करना था। क्यों नहीं कदम उठा पाए, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। बाकी आला कमान को पता कि क्यों नहीं ऐसा कर पाए। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो हार हुई है, ये हार नहीं होती और हम राजस्थान में सरकार की वापसी करवा पाते अगर सही समय पे उन सब बातों पे ध्यान रखते हुए जो जो भी चीज़ें बताई गई थी उन पे सुधारात्मक कदम उठाए जाते तो। एक बहुत चर्चा का विषय था 25 सितंबर की वो घटना कि 25 सितंबर को अगर राजस्थान में कुर्सी पर चेहरा बदल दिया जाता, सचिन पायलट को रखा जाता, तो शायद राजस्थान में रिवाज भी बदल जाता। देखिए, क्या होता क्या नहीं होता वो तो उस दिन के बाद जो भी कदम उठाए जाने थे उसके बाद पता लगता। लेकिन जो घटना हुई मुझे लगता है कि वो दुर्भाग्यपूर्ण थी घटना। आलाकमान की जो मंशा थी उसके अनुरूप कार्य होते तो शायद परिणाम मुझे लगता है कि और बेहतर होते और ज़्यादा अच्छे होते। सचिन पायलट का जो गेम बिगड़ा, क्या उसकी स्क्रिप्ट पहले से अशोक गहलोत ने लिख दी थी? देखिए, मैंने ये कहा कि वो उस दिन का घटनाक्रम प्रायोजित था, यानी काफ़ी सारी चीज़ें उसी तरीके से तैयार की गई होंगी। अशोक गहलोत जी के इशारे पे ही सब कुछ चल रहा था। देखिए, ये सारी चीज़ें अब जो मेरी भावना थी मैंने उसमें व्यक्त कर दी है, जो भी मैंने खुला पत्र जो लिखा है, क्योंकि ये ज़रूरी इसलिए हो गया था कि हर व्यक्ति को पता लगे कांग्रेस कार्यकर्ता इतना आहत है, मैं इतना आहत हूँ कि हमारी सरकार हम वापस ला सकते थे, लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद भी, इतनी अच्छी योजनाओं के बावजूद भी और इतने ज़बरदस्त प्रचार प्रसार के बावजूद भी
हम अपनी सरकार की वापसी नहीं करवा पाए। तो उस पीड़ा को मैंने अपनी भावना के रूप में उस खुले पत्र में व्यक्त कर दिया। लोकेश जी, सबसे बड़ी चीज थी कि आपने जितना भी उनको समय दिया, आपने पूरी तरीके से एक सियासी नब्ज टटोल करके प्लान भी दिए, सारी राजस्थान की जो मंशा थी वो भी उन्हें बताने की कोशिश की। लेकिन जिक्र आता है जब सचिन पायलट मानेसर में थे और यहाँ पे सरकार जो थी संघर्ष कर रही थी, उस दौर में आपने भूमिका बहुत महत्वपूर्ण निभाई थी। लेकिन फोन टैप वाला जो मामला निकल के सामने आया, उसके बाद से अशोक गहलोत ने अपने आप को आपसे अलग किया। मुझे लगता है कि वो तो नहीं किया जाना चाहिए था। मैंने अपने कर्तव्य को निभाया, मैंने अपनी भूमिका का एक सकारात्मक निर्वहन किया कि सरकार बचाने के लिए उस वक्त जो कदम उठाया जाना चाहिए था, मैंने वो काम किया। और ये सही है कि समय दिया जाना चाहिए था, बात की जानी चाहिए थी, पर वो उस रूप में समय नहीं मिल पाया, ना ही उन चीज़ों को तवज्जो दी गई। तो कहीं न कहीं मैं अपने आप को अलग-थलग महसूस करने लगा। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी की स्वयं की इतनी गलती नहीं है। उनके आसपास में जो भी लोग हैं, आप लोग लगातार देखते होंगे कि कौन लोग 24 घंटे आसपास में रहते हैं। उन्होंने एक ऐसा माहौल बना दिया कि सच मुख्यमंत्री जी के आसपास तक नहीं पहुंच पाए। वो लोग नहीं चाहते थे कि सच उनके आसपास पहुंचे या सच को वो सुने या सच के साथ रूबरू होके उस व्यक्ति से बात करें जो सच बताना चाहता है। तो शायद यही एक बहुत बड़ा कारण रहा कि वो अनभिज्ञ रहे सत्यता से और धरातल की हकीकत से। और उन लोगों ने बहुत बड़ा पाप किया जिन लोगों ने सच उन तक नहीं पहुंचने दिया। मैं तो यही कहूँगा क्या अशोक गहलोत जी ने अपने इशारों पर फोन टैप कराया और आपको फंसा दिया? कि इस बारे में मैं अभी कोई बात नहीं करना चाहता। रेड डायरी एक बहुत बड़ा डेंट कांग्रेस के लिए माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने प्रचार प्रसार में रेड डायरी को लेकर के खूब कांग्रेस को घेरा। रेड डायरी में सत्यता कितनी है? क्या वो पन्ने बिल्कुल सही हैं? क्योंकि आपका भी जिक्र उस रेड डायरी में निकल के आया और आप की जो चीजें निकल के आई कि आप धर्मेंद्र राठौड़ से मिलने गए थे और ये बात मुख्यमंत्री तक की मैसेज पहुंच जाए कि मुलाकातें नहीं हो रही। देखिए, लाल डायरी, रेड डायरी क्या है, उसमें क्या लिखा है, किसने लिखा है, जिनके नाम से वो बार-बार कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र राठौड़ जी ने उसे लिखा है, तो इसकी सत्यता सिर्फ धर्मेंद्र राठौड़ जी बता सकते हैं कि उन्होंने कोई ऐसी डायरी लिखी थी या नहीं लिखी थी। लेकिन हाँ, ये बात सही है, वो हमारे मित्र हैं और मित्रता में हर व्यक्ति ये चाहता है कि जब भी कोई बात हो, कोई उसकी ऐसी भावना हो जिसे वो कहीं व्यक्त कर सके। तो जब ये घटनाक्रम चल रहा था तो मैं धर्मेंद्र जी से मिला और उनसे बातें भी की। अब उनका ज़िक्र उन्होंने डायरी में किया या नहीं किया ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं उनसे मिला ज़रूर था और उनको अपनी भावनाओं से अवगत कराया था। पन्ने तो आपने भी पढ़े होंगे जब वायरल हुए हैं, तो क्या उन पन्नों की सच्चाई वही थी जो चर्चाएं चल रही हैं? देखिए, पन्ने तो अब क्योंकि सोशल मीडिया का युग है, अब यहाँ कौन-सा पन्ना कहाँ किस तरीके से वायरल हो रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है, इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैंने धर्मेंद्र राठौड़ जी से मुलाकात की थी और अपनी भावना उसमें उनके साथ बैठ के काफ़ी देर तक चर्चा करके उनको व्यक्त की थी कि ये स्थितियाँ बन रही हैं। अब उन्होंने भी ये कहा था कि हाँ, आगे अपन बात करेंगे, किसी तरीके से इन चीज़ों को सुधारने का प्रयास करेंगे। अब वो बातें लिखी थी या नहीं लिखी थी, ये तो वही बता पाएँगे। क्या अशोक गहलोत के आसपास जो लोग हावी हुए, उनकी वजह से सत्ता गई? ये एक बड़ा कारण है। ऐसे लोग आसपास में हावी हो गए, जिन्होंने उन लोगों को उनसे दूर कर दिया, जो सच बोलने की क्षमता रखते थे। कहते हैं ना कि आलोचना सुनना एक बहुत बड़ा काम होता है। लेकिन हमारे यहाँ के सिस्टम में या इस देश के सिस्टम में हर व्यक्ति सिर्फ प्रशंसा सुनना चाहता है। प्रशंसाओं से काम नहीं होता। आलोचना वही व्यक्ति कर सकता है जिसमें साहस हो और सच को एक सकारात्मक सुधार के रूप में कि हमें ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे सच सुनने के बाद सकारात्मक और सुधारात्मक प्रयास किए जा सकें। तो ऐसे व्यक्तियों की बात सुनी जानी चाहिए ताकि ये जो परिस्थितियां बनी हैं, ये जो परिणाम आए हैं, इनसे बचा जा सके। सचिन पायलट के खिलाफ पार्टी रही, आलाकमान रहा या अशोक गहलोत रहे? इस पे तो मैं कैसे टिप्पणी करूं कि सचिन पायलट जी खुद प्रदेश के इतने बड़े नेता हैं और विचारधारा पार्टी कांग्रेस है, कांग्रेस के साथ सारी चीज़ें रही हैं। तो आला कमान उनके बारे में क्या सोचते हैं, मुख्यमंत्री जी क्या सोचते हैं, ये तो वो स्वयं ही बता पाएंगे। लेकिन बाकी सचिन पायलट जी की एक बहुत अच्छी भूमिका रही है, हमेशा से उन्होंने नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है
और मुझे लगता है कि अगर ये गिले शिकवे नहीं होते और ये घटनाक्रम नहीं होते तो आज परिणाम दूसरे होते। क्या सचिन पायलट भविष्य में राजस्थान की कमान संभालेंगे? उनको मौका मिलना चाहिए। ये तो तय करने का काम आला कमान का है, केंद्रीय नेतृत्व का है, राहुल गांधी जी आप का क्या है। सोचते हैं? मैं ये सोचता हूँ कि बदलाव होने चाहिए और युवाओं को अवसर मिलना चाहिए ताकि नई सोच और नई ऊर्जा को अवसर मिले, नए लोगों को आने का मौका मिले, ताकि पूरी पार्टी में एक नए संचार, नई ऊर्जा का संचार हो सके। क्योंकि अब आने वाले समय में स्थितियां बहुत कठिन रहेंगी। जिस तरीके के परिणाम आए हैं, आप देखेंगे कि 5 महीने 6 महीने बाद लोकसभा के चुनाव भी हैं। तो हमें पार्टी में और नए लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए, ताकि हम आगे आने वाले चुनावों में राहुल गांधी जी की जो मंशा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करे और कांग्रेस सत्ता में आए केंद्र में, तो उसके लिए मुझे लगता है अब काफ़ी परिवर्तन की आवश्यकता रहेगी। सचिन पायलट और लोकेश शर्मा के साथ जो हुआ, उसके लिए अशोक गहलोत जिम्मेदार हैं कि नहीं हैं? मैं अपनी बात कर सकता हूँ। देखिए, मैंने अपनी कर्तव्यपरायणता में और निष्ठा में कोई कमी नहीं रखी। वो मेरे लिए सम्मानजनक थे, सम्माननीय हैं और सम्माननीय रहेंगे। मैंने बात की कि उनके इर्द-गिर्द, उनके चारों तरफ जिस तरह का एक कोकस बन गया था, वो उससे घिरे रहे। और जो लोग थे उन्होंने सिर्फ चापलूसी के अलावा, प्रशंसा करने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया। और इसी की वजह से इस तरह के परिणाम हमें आज देखने को मिल रहे हैं। शशिकांत शर्मा का नाम जो है वो जिक्र होता है कि उन्होंने इस तरीके का ऑरा बना लिया था कि वो चाहते ही नहीं थी कि कोई उन अशोक गहलोत के आसपास आए, कोई अशोक गहलोत के पास में कोई बातचीत करे, अशोक गहलोत से कोई मुलाकात करे। और यही कारण रहा कि सचिन पायलट और लोकेश शर्मा को दूर करने में शशिकांत की महत्वपूर्ण भूमिका रही। देखिए, तो जो लोग कह रहे हैं उनको इस तरीके के अनुभव हुए होंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी की थी। वो ये तय करें कि किसे उन तक पहुंचना है, किसे उनको सुनना है। तो कहीं ना कहीं अगर किसी को अवसर मिला होगा इस तरीके की हरकत करने का, तो उन्हें इस बात की जानकारी रही होगी। मुझे मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है। अब क्या, जो 24 में चुनाव हैं, आपको लगता है कि अशोक गहलोत अगर लीड करते हैं पार्टी को तो 24 में मुकाबला नरेंद्र मोदी से वो कर पाएंगे? जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का रुतबा और रुबाब 3 स्टेटों में बढ़ा है, बीजेपी का बढ़ा है। ये तो पार्टी को तय करना है कि अब इस हार को लेके चिंतन, मनन, मंथन जैसी जो प्रक्रियाएं होती हैं, वो होंगी या नहीं होंगी, और उसमें सच्चाई पे बात की जाएगी या नहीं की जाएगी। क्योंकि हम देखते हैं हर बार ऐसा होता है, पार्टी अगर चुनाव हार जाती है तो उसके बाद कोई जिम्मेदारियां तय होनी चाहिए, परिवर्तन होने चाहिए, और आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है पूरे सिस्टम को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को। क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी बात यह कि कार्यकर्ता को कनेक्ट किया जाना बहुत ज़रूरी है। पिछले इस 5 साल की सरकार में मैंने बहुत सारे वर्कर से, जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उनके मुंह से ये सुना कि हमें ये तक महसूस नहीं हो रहा कि सरकार हमारी है। तो कार्यकर्ताओं को तवज्जो देना, उनको कनेक्ट करना और उनको आगे बढ़ाना, जब तक ये सब चीज़ें शामिल नहीं की जाएंगी हमारे डेली के काम में, मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। और अब इसी पे वर्क करने की आवश्यकता है। छोटा सा सवाल और छोटा सा जवाब मैं आपसे चाहूंगा। नेट टू नेट फाइट की बात कांग्रेस कर रही थी, लेकिन 24 में जब मुकाबला है और 25 सीटों का दम जो मोदी भर रहे हैं, आपको लगता है कि बिना बदलाव के और बिना अशोक गहलोत के ये चीजें संभव हो पाएंगी? और अशोक गहलोत अगर रहते हैं तो 25 की 25 सीटें वापस से कांग्रेस हारेगी? देखिए, नेक टू नेक फाइट की जो बात की जा रही थी, वो तो एक परसेप्शन बनाया जा रहा था। जैसे कि मैंने बताया कि मैं तो पहले ही बता चुका था कि ऐसी स्थितियां हैं नहीं। जो बताया जा रहा था कि 90-90 आएंगी, 95-95 आएंगी, कहाँ रहा वो सब कुछ। तो सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन बना के खुद को अंधेरे में रखना, या आला कमान को भी अंधेरे में रखना, उन तक ये मैसेज पहुंचाना कि मैं हर हालत में सरकार को वापस ले आऊंगा या रिपीट करवा दूंगा, मुझे लगता है वो खुद के साथ और पार्टी के साथ, दोनों के साथ धोखा हो सकता है। तो आने वाले समय में चूंकि लोकसभा के चुनाव हैं, विचारधारा की लड़ाई है, अब बड़ी मजबूती के साथ एकजुट होकर और नए लोगों के साथ, यानी परिवर्तन की तो आवश्यकता रहती ही रहती है। जब भी परिवर्तन होते हैं तो कुछ ना कुछ नया होता है। तो उस सब चीज़ों को ध्यान में रख के हमें आगे आने वाले चुनाव में उतरना चाहिए, ताकि
यहाँ की जो 25 सीटें हैं, उनमें से हम अपने नए लोगों को सांसद बना के और दिल्ली भेज सकें। अगर अशोक गहलोत ने वापस से वही पुराने चेहरे और पुराने पैतरे अपनाए तो क्या होगा रिजल्ट? मुश्किल होगा। 25 की 25 वापस से गवा दी जाएंगी। ये तो समय बताएगा, लेकिन अगर यही ढर्रा रहा तो मुश्किल होगा। तो लोकेश शर्मा जो कि जादूगर अशोक गहलोत के ओएसडी विशेष अधिकारी, सबसे नजदीक रहने वाले व्यक्ति, उन्होंने कहा कि अगर ढर्रा यही रहा तो परिणाम भी 2024 में वही होंगे जो पिछली बार देखते हुए थे। बदलाव जरूरी है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एनर्जी बहुत ज्यादा जरूरी है। वो एनर्जी जब आएगी जब सत्ता में, संगठन में बदलाव होंगे और कार्यकर्ताओं की सुनी जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये भूल चुके थे कि उनके इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं, उन्होंने ऑरा इस तरीके का बना दिया है कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव वो हार रहे हैं। इसके बावजूद भी एक भूमिका तैयार की गई थी कि किस तरीके से चुनाव को सिर्फ बरगला करके जितवाया जा रहा था। रिजल्ट आए तो औंधे मुंह ना सिर्फ अशोक गहलोत गिरे, बल्कि उनके जो सलाहकार थे वो भी हार गए। वीडियो जर्नलिस्ट महेश के साथ अमरदीप शर्मा, रिपब्लिक टीवी।